शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम पंचायती राज व्यवस्था पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमने बिंदु शामिल किए हैं वह 4 हैं। इसमें से जो पहला बिंदु है वह कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा और अंग्रेजों के द्वारा इसको नष्ट करना और आज़ादी के बाद जो हमारे संवैधानिक नेता हैं या जो व्यवस्था है उसके द्वारा नष्ट किया जाना। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। पंचायत का मतलब होता है वह स्थान या वैसा समूह इसमें 5 लोग शामिल हों, जिसे जिसे हमारे यहाँ पंच कहा जाता है। यह व्यवस्था वहीं से सामने आई। पहले गांव में या समाज इन्हीं के माध्यम से एक कार्य करता था। अपने विवाद या अपने जो उनके कार्य प्रणाली थी वो उसको निपटाते थे। यह पंचायती व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। समय बदला, भारत में विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए, लेकिन इस्लामिक काल तक यह व्यवस्था क्षुण्ण रही। इस्लामिक आक्रांता भी हमारी पंचायती व्यवस्था को नष्ट नहीं कर पाए और यह यथावत चलती रही। जब इस देश में यूरोपियंस आए और खासकर अंग्रेजों का जब राज्य स्थापित हुआ, तब उन्होंने पंचायती व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने पंचायती व्यवस्था को नकारा। उसके स्थान पर जो उनकी यूरोपीय न्याय व्यवस्था थी उसको महत्व दिया। धीरे धीरे पंचायती व्यवस्था बिगड़ती गई। आजादी के बाद तक तो यह गांव में रहा या छोटे शहरों में, लेकिन इसने अपना मूल स्वरूप खो दिया। जब हमको आजादी मिली, आजादी के बाद भी इसमें हमारे नीति नियंताओं ने विशेष ध्यान नहीं दिया और यह व्यवस्था ऐसे ही चलती रही। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक रूप दिया गया और उसी का परिणाम है कि आज अनेक राज्यों में पंचायत के चुनाव होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जो जो अंग्रेज थे उन्होंने पंचायती व्यवस्था को खत्म किया। जो हमारे शासन
करता रहे आज़ादी के बाद, उन्होंने भी इसे कमज़ोर ही किया। हाँ, उन्होंने इसको संवैधानिक मान्यता दी, लेकिन उस रूप में नहीं दी, जिस रूप में उसे होना चाहिए था। बात इसमें यह है कि पंचायत को जो अधिकार मिले हुए हैं, वह नाम मात्र के हैं। उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। न वो पंचायतें परिवार व्यवस्था में कुछ कर सकती हैं, न सामाजिक व्यवस्था उनका कोई अधिकार है। उनके पास फंड हैं, उनके पास आर्थिकी अधिकार है। बस एक व्यवस्था बना दी गई है, जिसका ढांचा जो आज का संविधान है, वही है। जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है, कमोबेश उसका ढांचा वही है। जो दूसरा बिंदु है कि पंचायती न्याय व्यवस्था जो पहले की थी और वर्तमान न्याय व्यवस्था जो आज की है, इसमें कौन अच्छा है या कौन बुरा? देखिए, जहाँ तक पंचायती व्यवस्था जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसकी एक विशेषता ये थी कि वहाँ पे न्याय मिलता था। कहा जाता है कि उस वक़्त ऐसे व्यक्ति होते थे जिन्हें मानव स्वभाव की जानकारी थी। ये लोग व्यक्ति को देखकर, उसकी भाव भंगिमा को देखकर उसके मनोभाव को पढ़ लेते थे। उसके आधार पर वो फैसला देते थे। इसके अलावे उनकी विशेषता थी कि वह जहाँ रहते थे, वह हर किसी को जानते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास आता था, वह उसे अच्छी प्रकार से जानते थे। जो जो वस्तु स्थिति थी, वह जानते थे। इसी का परिणाम था कि उन्हें न्याय करने अधिक दिक्कतें नहीं आती थी। इस तरह से देखा जाए तो पंचायती व्यवस्था जो भारतीय स्वरूप में थी, वह ठीक थी। मैं एक किंवदंती है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में 2 औरतें आईं और बोली कि यह बच्चा है, यह बच्चा मेरा है या उसका? आप उसका फैसला कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है, अभी हम करते हैं। उन्होंने कहा कि तलवार लाओ और कहा कसाई को कि तुम इसको अभी काट दो, इस बच्चे को। जो उसकी वास्तविक माँ थी, वह बोली कि महाराज, मेरे बेटे को इसे दे दीजिए, लेकिन काटिए मत। इस तरह से जो बच्चा था, जो उसकी माँ थी, उसके पास गया। एक और घटना आती है कि एक महिला ने किसी पुरुष पर सील भंग आरोप लगाया। तो जब उसने आरोप लगाया, तो जो वहां का न्यायाधीश था, वो बोला कि तुम इसके जो अंग हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। वह महिला नहीं बता सकी। तब न्यायाधीश ने कहा ये झूठ बोल रही है। तो इस तरह से पहले फैसले होते थे। आज क्या है, जो आज की न्याय व्यवस्था है, उसमें ऐसी बात तो है नहीं। जज हमको जानता है, न वकील हमको जानता है। बस कानून के आधार पे फैसला करना है। और कानूनी प्रक्रिया हमारी इतनी जटिल है, इतनी लेंदी है, उसमें सालों साल लग जाते हैं। तो इस तरह ये मानना पड़ेगा कि जो पहले की न्याय व्यवस्था थी, वह
सही थी। जो अगला बिंदु है कि जो पंचायती न्याय व्यवस्था थी पहले की, वह पूरी तरह से सामाजिक थी, लेकिन आज की जो न्याय व्यवस्था है उसका समाज से कोई संबंध नहीं है। देखिए, जब सामाजिक व्यवस्था थी उस वक्त के व्यक्ति जो पंच थे उनका समाज में पहचान थी, वह लोगों को जानते थे। लेकिन आज जो जज हैं, वकील हैं, या जो न्यायपालिका है, वह उसका समाज से कोई संबंध नहीं है। वह बस कानून की बात करता है। जो कानून बना दिए गए हैं वह उसी पर चलता है। तो मेरा मानना है कि इस आधार पर भी जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है वह पंचायती राज व्यवस्था से कमतर है, हेय है। अंतिम जो बिंदु है कि वह कहता है कि कोई जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति वह जो शिक्षित व्यक्ति है वह ज्ञानी हो। देखिए, यह बात सही है कि शिक्षित व्यक्ति का ज्ञानी हो यह आवश्यक नहीं है। ज्ञान एक अलग चीज है, शिक्षा एक अलग चीज है। शिक्षा स्कूली होती है, किताबी होती है। हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाकर सीखते हैं। लेकिन ज्ञान वो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है। फिर कोटेशन में बात की गई है नेहरू और अम्बेडकर की कि ये शिक्षित थे लेकिन इनके पास ज्ञान नहीं था। इसका कहने का मतलब यह है कि जो जो भारतीय व्यवस्था है उसका इन दोनों को ज्ञान नहीं था, नेहरू और अम्बेडकर को। और यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि नेहरू कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे, अम्बेडकर भी इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, और ये भारतीय व्यवस्था के प्रति इनकी समझ उतनी बेहतर नहीं थी। एक बात इसमें और मैं कहना चाहता हूं कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं उन लोगों ने जितना भारत का नुकसान किया है, अशिक्षितों ने या अनपढ़ ने उतना नहीं किया है। यह बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने जितना नुकसान कर दिया इस देश का, अनपढ़ और शिक्षित के बस की बात नहीं है। तो ये थी आज की चर्चा पंचायती राज व्यवस्था पर, जिस विषय को मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। और कोई भाई अपनी बात रखे? आज पंचायती राज व्यवस्था पर तो बोलने के लिए हम सबके पास बहुत सारा कुछ न कुछ होगा ही। बताएं। जी भैया जी, नमस्कार। नमस्कार माता प्रसाद जी, बताएं। मुझे लगता है भैया जी, मेरी समझ में तो पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में इसलिए थी और कारगर भी इसलिए थी क्योंकि समाज सशक्त था।
जैसे जैसे कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे हमारी समाज विभक्त होती गई, बढ़ती गई। बंटने के कारण समाज की जो नैतिक पतन हुआ, नैतिक पतन के कारण लोग जानते हैं आज भी समाज में कि कौन न्याय कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है, क्योंकि समाज में दो प्रकार के लोग, दो प्रकार की मानसिकता के लोग रहते हैं। एक वो होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं, अर्थात उनकी वृत्ति होती है मेरा नुकसान हो तो हो, लेकिन मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए। ये पड़ोसी सुखी ना रहे, मैं भी सुखी ना रहूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको सुखी नहीं रहना चाहिए। और दूसरे रहते हैं वो कि खुद भी सुखी रहो, दूसरे को भी सुखी रहने दो, समझदार लोग। तो इन दोनों के बीच में संतुलन आज की डेट में नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है समाज का बिखराव। जब तक समाज यूनिटी में नहीं होगा, और समाज यूनिटी में कब होगा? जब परिवार व्यवस्था यूनिटी में होगी, माने परिवार व्यवस्था अच्छी होगी। परिवार व्यवस्था अच्छी होने से हमारा समाज सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है तो कम्युनिटी सशक्त होती है, अर्थात क्षेत्रीय, जो क्षेत्र के लोग होते हैं, जिस क्षेत्र में एक विशेष समुदाय निवास करता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो भौगोलिक और परिस्थिति देखते हैं हम, समाज की संरचना, उसमें एक क्षेत्रीयता है, और क्षेत्र में एक विशेष मानसिकता के लोग निवास करते हैं, विशेष वृत्ति वाले लोग निवास करते हैं। उनमें यूनिटी होती है तो ये न्याय व्यवस्था चलती है, अर्थात नैतिकता के लिए समाज के नियमों का पालन करवाना। जो समझदार लोग होते हैं वो उसकी चिंता करते हैं और उसके प्रति सजग रहते हैं। जहां भी उन्हें अनैतिक गतिविधि दिखाई देती है, वहां वो स्वतः संज्ञान लेते हैं और समाज के सामने वो विषय रखते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में खाप पंचायतें चलती हैं, वो भी थोड़ी सी विकृत हो गई हैं, राजस्थान में भी चलती हैं। अभी तक मेरे गांव में भी ऐसी पंचायतें चलती रही, लेकिन आज की डेट में वो चीजें खत्म हो गई लगभग। लेकिन क्योंकि उसका कारण था, जब तक बुजुर्ग थे अपने तब तक वो उस परंपरा को, क्योंकि नियंत्रण परिवार पर नियंत्रण रखने में वो सक्षम थे, अपने सदस्यों को, समाज को समझाने में सक्षम थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की डेट में जो समझदार लोग हैं, उनकी जो धूर्त लोग हैं, अर्थात जो एक अनैतिक वृत्ति रखने वाले लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, वो कहीं भी जब एक समझदार की बात नहीं मानते हैं तो वो छोड़ देता है। क्योंकि नियंत्रण में उनके और लोग इस प्रकार के हैं नहीं, क्यों इस प्रकार के समझदार लोगों की संख्या कम है, कोई नहीं सुनता है तो अपनी ढपली अपना राग बजता है और समाज में अव्यवस्था फैलती है। ये नैतिक पतन का शुद्ध कारण है समाज में पंचायती राज व्यवस्था का कायम ना होना। क्योंकि अगर राजनीतिक परिदृश्य देखें तो किसी न किसी रूप में जो पहले समाज का नेतृत्व कर रहे थे, अर्थात जो राजा रजवाड़े सामंत जमींदार थे, आज भी वही नेतृत्व कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि पहले दायित्वों का निर्वहन करते थे, अपनी जिम्मेवारी को समझते थे। आज के समय में अपने स्वार्थ को समझ रहे, अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे। ये तथ्य बिल्कुल हमारे सामने है। तो ये हमारे जो स्वभाव में परिवर्तन आया है, हमारी वृत्ति बदली है, ये उस नैतिक पतन का मुख्य कारण है। और बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि उस हिसाब की समृद्धि जो है आज दिखावटी ज्यादा है, पहले आंतरिक समृद्धि थी। क्योंकि लोग अंतःकरण को जानते थे, शरीर को भी जानते थे। आज लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठे। जो अंतःकरण की बात है, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों चीजों को समाज में कोई जानना ही नहीं चाहता है और न जानते हैं।
आज के बच्चे तो इस चीज से बहुत दूर हो गए हैं। तो ये सारी चीजें वृत्ति को बनाने वाली हैं। इन पर इन्हीं से हमारा परिवार के संस्कार जो होते हैं वो चलते हैं। लोग नियमों के प्रति कैसे सजग रहें, क्योंकि यूनिटी का अब लोग परिवार को ही जब यूनाइट नहीं रख पा रहे हैं, एक करके नहीं रख पा रहे हैं, तो ये सब चीजें, क्योंकि भौतिकवाद ज्यादा सवार है, इसलिए नैतिकता का पतन है। मैंने अपनी बात रखी है और अभी लोग रखेंगे, बाद में मौका मिलेगा तो फिर रखेंगे। छोटी सी बात रखी मैंने। धन्यवाद। धन्यवाद माता प्रसाद जी। और कोई भाई अपनी बात रखे? मंगला प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, नमो नमः। बताइए भाई साहब। आज पंचायत राज व्यवस्था पर विमर्श रखा गया है और यह विमर्श विमर्श जो है कि वर्तमान व्यवस्था का पोल खोलती है। पहले गांव में समस्याएं हुआ करती थी। सुबह का विवाद शाम को पंचायत हुआ निपट जाता था, क्योंकि उस समय थाना कचहरी अदालत ऐसी इत्यादि जो है कि लोगों से परिचय नहीं हुआ था या उसके बारे में लोगों को इतनी समझ नहीं थी। लोगों की प्रकृति थी कि कोई समस्या होती है तो पंचायत से निपटारा होता है, गए अपने समस्या बताए और जो समाज के वरिष्ठ लोग होते थे उनके पास सूचना भिजवाते थे कि आप लोग यहाँ इस जगह पर इतने समय पर आ जाइए और ठंडियों के मौसम में कौड़ा तापते तापते जो है कि विवाद का निपटारा हो जाता था, क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। और जो होता है, जो गांव का जो वरिष्ठ मुखिया या पंच, वो लगभग गांव के सब लोगों के प्रकृति को, प्रवृत्ति को, स्वभाव को, व्यवस्था को जानता है। उसके पास लोगों की सूचनाएं इकट्ठा होती रहती हैं और वो खुद जो है जान जाता है कौन क्या गलत है क्या सही है। और थोड़ा तर्क बहस हुआ, 10-5 मिनट में निर्णय हो गया। यह समझ लो जैसे आपके घर में दो बच्चे आपस में लड़ गए, कुछ झूठ साज हो गई, कुछ शरारत हो गई, खड़े होते हैं 10-5 मिनट में आप जो है कि निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और निर्णय करते हैं आज तुमको ये दंड देगा या ऐसा कुछ चेतावनी दे करके छोड़ भी देते हैं घर के बच्चों को। वैसे ही पंचायत व्यवस्था थी, इतनी सरलता से जो है कि बड़े बड़े विवाद का निपटारा हो जाता था। कुछ टेढ़े भी समस्या होते थे, कुछ समय लगता था, लेकिन यह होता था कि निर्णय पर लोग पहुंच जाते थे। कुछ तो जो है कि 10-15 मिनट में भी निपट जाते थे, कुछ जो है कि 2-4 जो है कि पंचायत बैठने पर निपटते थे, लेकिन निपट जाते थे। और लोग यह एग्री रहते थे कि अब इस विवाद को निपटारा करना है। और उस व्यवस्था को नष्ट किसने किया? अंग्रेज तो उसे नष्ट नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों पर पहले जो है कि भरोसा नहीं था, उनके सिस्टम के साथ जो है जाया जाए। दूसरी बात, पंचायतें अपने आप कितनी सशक्त थी, इतनी संगठित थी, वहाँ का समाज उसमें संगठित था कि समाज के बाहर जाकर के कोई जो है कि अपनी समस्या को नहीं रख पाता था। और या कहिए जो समाज के बाहर जाने का प्रयास करता था उसको समाज खींच करके अंदर ले आती थी। क्या समस्या का बात है? तो निश्चित तौर पर हमारी जो है कि पंचायत राज व्यवस्था जो थी, नेताओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा नष्ट किया गया।
अंग्रेजों द्वारा नष्ट किया जाना संभव नहीं था और इसे मुसलमान भी नष्ट नहीं कर पाए। पंचायत न्याय व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां हो सकती थी, कुछ जो है कि जो मनबड़ होते थे वो पंचायत में जो है कि पर प्रभाव कर लेते थे, लेकिन उसका जो है कि निराकरण था, उसको आधुनिक व्यवस्था को संविधान के द्वारा उस पर नियमन कुछ किया जाता है या उसकी व्यवस्था को कुछ जो है कि व्यवस्थित की जाती है, लेकिन उस व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया गया। उसके प्रति नकारात्मक स्थितियों को बढ़ावा दिया गया और बढ़ावा दे करके जो है कि न्यायिक व्यवस्था का जो है कि बड़ा जो है गुणगान किया गया। ऐसे साहित्य लिखे गए, उस समय के साहित्य जो है न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर ऐसे लिखे जाते थे कि वास्तव में न्याय जो है कि समझ लीजिए एक अनिवार्य वस्तु है और या इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है न्याय की जो है कि न्याय का विधान जो है कि कुछ भी अब है तो निश्चित ही सजा और दंड मिलना ही मिलना है। तो एक ऐसा जो है कि मानसिकता बनाई गई है प्रचार तंत्र के माध्यम से। तो इसमें प्रचार तंत्र भी दोषी है कि जो पंचायत जो व्यवस्था का जो प्राकृतिक स्वरूप था उसको रख नहीं पाया। संवैधानिक व्यवस्था तो कार्य में दोषी है ही। पंचायती न्याय व्यवस्था सामाजिक थी और साथ साथ जो है कि एक कर्तव्य था, जिम्मेदारी भी थी। जो बड़े बुजुर्ग कुछ पंच बनते थे और निस्वार्थ भाव से लगे रहते थे, यह था कि उनका समाज था कि उनको जो है कि गांव में शांति बनाए रखना और जो है कि विवादों का निपटारा करना। प्राय जो है कि पंच जो है कि उसका कोई अपना उसका लाभ नहीं लेते थे, उनका एक काम ही था। लेकिन यह था, कुछ लेते नहीं थे फिर भी उनके पास सब कुछ रहता था। क्यों? क्योंकि गांव वाले उनका पूरा सम्मान करते थे और हमेशा पंच को जो है कि भेंट या कुछ हुआ घर का जो है कि व्यवस्था जो पैदा हो रहा है या पंच ने कुछ जो होता है वो कुछ कह दिया जो उसकी आज्ञा का पालन होता था, उसके व्यवस्था में आ जाते थे लोग। तो इसलिए उसके पास कमी भी नहीं थी और उसका कोई शुल्क भी नहीं था। अब जो अंबेडकर और नेहरू थे, समाज में धारणा बना दी। देखिए, धारणा ऐसे ही बनाई जाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को गलत नहीं कहा जा सकता। शिक्षित लोग ही न्याय कर सकते हैं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सकता था। तो शिक्षा से न्याय व्यवस्था से कोई विशेष संबंध नहीं है। जो न्याय करने वाले थे वो न्याय करते थे और पहले भी जो पंचायत के से इतर जो बड़े विवाद होते होते थे उसे कोतवाल या जो है कि राज्य निपटारा करता था। लेकिन आज छोटे-मोटे विवाद भी जो है कि न्यायालय तक पहुँच रहे हैं और उन चीज़ों को जो गाँव में जो रहने वाले होते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, वरिष्ठ नागरिक जिनके पास अनुभव भी होता था और एक अपना एक दबदबा कायम रखते थे, शिक्षित होते थे, उनका एक चरित्र एक मार्गदर्शक के रूप में लोग देखते थे गाँव में। उन लोगों का एक अपना एक तंत्र था और उसके साथ में पूरे गाँव के लोग जुड़े हुए रहते थे। उनके पास सूचनाएँ जो है कि पूरे गाँव की आती-जाती रहती थी। कहीं कोई विवाद होता था, तो तंत्र के माध्यम से उस विवाद को खींच लिया जाता था, वो लोग आवें या ना आवें। फलाने-फलाने विवाद हुआ रहा, तो उसमें से कोई 1-2 व्यक्ति को समझा जाता था। विवाद कोई दूसरी स्थिति में नहीं पहुँच रही है, आपराधिक स्थिति में नहीं पहुँच रही है, तो यह समझ लिया जाता था और उसका निदान जो है कि बुला के थोड़ा डाँट-फटकार के कर दिया जाए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या यह जो है कि थानेदार और अदालत कर सकता है जो है कि ऐसा संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि न्याय व्यवस्था जो है कि मृत है, वो है ही नहीं और इस आधार पर न्याय व्यवस्था थोड़ा बहुत काम करती है कि जब प्रशासनिक तंत्र एक्टिव होता है, वकील को हम लगाते हैं
और प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वह थानेदार हो या जो अन्य विभागीय हो, उनको जो है कि उस तरफ जो है कि दबाव बनाया जाता है, उन पर पहुँच रहती है। और उसके बाद जज को भी जो है कि उसमें इंटरेस्ट लेने की स्थिति बनती है। ये 3 बातें जब 3 का 4 बातें, जज को उस केस में इंटरेस्ट हो, वकील को आपके विवाद के निपटारा में रुचि हो और उससे संबंधित विभागीय अधिकारी का सहयोग हो और आप में इतनी चेतना शक्ति हो, आप में इतनी स्फूर्त ऊर्जा हो कि आप उसके लिए लगे रहें। ये चारों स्थिति होनी चाहिए। 5वां इसको कहते हैं आपके पास जेब में पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, जिसे आपको लोग सुन सकें। जब पाँचों स्थिति होती है और दूसरी बात जो है कि सबसे बड़ी बात जज की रुचि होनी चाहिए विवाद का निपटारा करने में, या उस पर विशेष फोकस दिया गया हो मीडिया का, वहाँ पर है कि उस विवाद का निपटारा किया जाए। ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ विवाद निपटते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मृत स्थिति है। वो तो जो है कि आपके प्रयास, वो आप ही उसका जो है कि निर्णायक बनते हैं, आप ही लड़ते हैं, आप ही उसके लिए सारा प्रयास करते हैं, या मीडिया या समाज कुछ ऐसा उस पर फोकस कर देती है, तब उस पर कुछ कार्रवाई सुनवाई हो जाती है, या जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उस पर जो है कि थोड़ा ध्यान दिया जाता है। नहीं तो लड़ने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ रहे थे। एक हमने अखबार समाचार पढ़ा था कि 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, शायद 10 धूर की जमीन थी, उसके लिए 10 धूर की जमीन थी और उसपे उसकी लड़ाई में जो है दोनों पक्षों की 5-5 बीघा जमीन बिक गई। कहाँ 10 धूर जमीन जो आधा हिस्सा होता है और उसको जो है कि निपटारे के लिए 2-3 पीढ़ी लगी और दोनों लोगों का जो है कि 5-5 बीघा जमीन बिक गया है। तो ऐसी स्थिति में भले कुछ न्याय होता हो, लेकिन उसको न्याय नहीं कहा जा सकता। एक जो है कि सांगठनिक स्तर पर प्रताड़ना है, सिस्टम बना दिए हैं, उस सिस्टम के माध्यम से प्रताड़ित किया जाए। और इस स्थिति के लिए सापेक्ष के लिए कोई जो है कि जननायक जो है कि करने के लिए भी व्यवस्था में नहीं समझ में आता है। ये ग्राम प्रधान की सारी व्यवस्था जो है कि आरक्षण के दायरे में ले लिया गया है और चुनावी प्रक्रिया है, वहाँ जन प्रचार है। ऐसा कुछ है नहीं। जो आज जो चाहे पंचायती व्यवस्था, जो ग्राम व्यवस्था बना, वहाँ भी उसमें कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है। खाना पूर्ति है, लिपा-पोती है, अपने फ़ायदे की बात है। क्योंकि सारा अधिकार जो है कि न्यायपालिका के पास है, वहीं उसके निर्णय करने का अधिकार है। यदि कोई पंचायत निर्णय भी कर देता है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। थानेदार उसमें हस्तक्षेप करता है, न्यायपालिका उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, जबकि उसके बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं। और यदि वास्तव में हमें समाज और स्वस्थ और लोक कल्याण की दृष्टि से सोचना है, तो हमें इस दिशा में काम करना चाहिए और समाज का, मनुष्य का निर्माण तभी हो सकता है, शांति तभी संभव है, जब न्याय व्यवस्था जो है कि हम ठीक बनी रहे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार पवन जी, भैया बोलिए। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? क्या पंचायती राज व्यवस्था को अंग्रेजों ने नष्ट किया अथवा स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा इसे नष्ट किया गया? ये कोटेशन हमें पंचायती राज को सोचने के लिए मजबूर करती है। और पंचायती राज जिसे हम भूल चुके हैं, जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिसे हमने लूट का अड्डा बना लिया। हमारा ग्राम प्रधान, हमारी पंचायत, हर व्यक्ति सोच के जाता है कि कैसे इसको लूटा जाए। आज यह कोटेशन यह बताती है कि यह हमारे लूटने के लिए नहीं, यह लूट का अड्डा नहीं है, यह समाज को संवारने का लिए एक सिस्टम था। देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने एक ऐसी व्यवस्था सत्ता से बनाने को कहा था जिससे समाज अपना स्वशासन चला सके, और उन्होंने सत्ता पे दूसरे नंबर के नेताओं को बैठने के लिए बताया और खुद स्वराज के लिए समाज में जाना स्वीकार किया।
वो नेल्सन मंडेला की तरह राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन जिस सत्ता की जिम्मेदारी थी सुरक्षा और न्याय की, वह सत्ता जो है बेईमान हो गई, गांधी जी की सुरक्षा नहीं कर पाई। और जो है पंचायती राज व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति, उसके सपने वाला व्यक्ति जो है वो मारा गया। आज जब हम कोई सपने बुन लेते हैं तो हमें कभी न कभी तो कोई दयानंद मिलेगा ही, कभी न कभी तो कोई विवेकानंद मिलेगा ही, जो काली को समझ पाएगा कि ये काल है, मुंड की मालाएं इसमें समा रही हैं। आज बजरंग मुनि जी द्वारा उस बात को समझा गया कि नहीं, समाज बड़ा है और समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए। तो आज इस दिशा में हमें सोचना पड़ रहा है। पंचायती न्याय व्यवस्था घातक थी अथवा वर्तमान न्याय व्यवस्था कई गुना घातक है। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था तो एक बोझ के समान है। पंचायती न्याय व्यवस्था घातक नहीं थी, बस पंचायती न्याय व्यवस्था पे काम ही नहीं हो पाया। जो व्यक्ति काम करने वाला था वह इस दुनिया से चला गया और उसके बाद के उसके उत्तराधिकारी कोई मिले नहीं। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था उस तरह की बैलगाड़ी है जिसपे उसका सारथी ही नहीं। हमारा लोकतंत्र जो चल रहा है, लोकतंत्र के प्रहरी यहाँ मोटर 500 रुपए में अपने वोट को बेच रहे हैं, तो प्रहरी ही नहीं है। हमारे समाज में मार्गदर्शक मंडल ही नहीं है। पंचायती न्याय व्यवस्था पूरी तरह सामाजिक थी और अंग्रेजों के शासन काल में न्याय पंचायत का संवैधानिक अधिकार प्राप्त था। बिल्कुल बात है, सही बात है ये, क्योंकि हमें सत्ता से उस समय कोई उम्मीद नहीं था, हम अपनी व्यवस्था खुद कर रहे थे। आजाद होने के बाद हमने सब कुछ सत्ता को सौंप दिया। जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी भी हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ज्ञानी कोई भी हो सकता है। अंबेडकर और नेहरू ने समाज में धारणा बना दी कि केवल शिक्षित लोग ही न्याय कर सकते हैं। ये जो बात है यह मार्गदर्श ये जो है जीएसएस के ग्राम स्वराज संस्थान के विचारों के खिलाफ ये लाइन है। व्यक्ति की बुराई करना, व्यक्ति की प्रशंसा करना, यह दोनों के खिलाफ है ग्राम स्वराज संस्थान। वह कहता है कि आप अपनी बात खुद कहो, जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है वो सही कहो। किसी महापुरुष के तस्वीर के पीछे छुप के कोई बात करना गलत है। तो मैं इस बात को फिलहाल मानता हूं और मैं प्रशंसा और बुराई में बहुत इंटरेस्ट नहीं है हमारा। जिसने जो किया सो किया। आज जिम्मेदारी हमारी है, हमें देखना है कि हम क्या करते। जबकि शिक्षित लोगों ने देश को जितना लूटा है उतना अशिक्षित लोगों ने नहीं। जो आदमी लूट पाएगा वही लूटेगा। जब चारों तरफ लूट चल रही है और जिसका माल है वो सो रहा है, वो भी लूट में शामिल है, तो उसमें शिक्षित और अशिक्षित की कौन सी बात है। अब पुनः सामाजिक न्याय पंचायत की मजबूत करने की आवश्यकता है। हाँ, हमेशा से जो है सामाजिक व्यवस्था को एक तंत्र द्वारा बनाना था समाज को। आज एक मंच मिला हुआ है हम लोगों को कि हम जो है सामाजिक व्यवस्था को सत्ता की व्यवस्था के सामने खड़ी कर सके और इसको समझ सके, और शायद हम इस दिशा में आगे बढ़ें। इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हेलो। हाँ नीता जी हेलो। बताएं। हाँ, मैं कुछ वो कहना चाह रही हूँ। देखिए, जब भी हम अपने देश की समस्याओं की बात करते हैं इस मीटिंग के द्वारा या वैसे समाज में, जब भी हम भारत की समस्याओं की बात करते हैं, भारत के उत्थान की बात करते हैं, भारत की सफलता की बात करते हैं, समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, तो हम भारत को यहीं से देखना शुरू करते हैं कि जब
गुलामी काल आया, जब अंग्रेज आए, उस समय से जब संविधान स्थापित हुआ भारत में, तब से हम भारत को देखने की कोशिश करते हैं। जबकि हम जो हमारा जो अपना एक स्वयं का अस्तित्व था, जो अपना प्राचीन भारत था, वो अलग था। उसके सारी व्यवस्थाएं अलग थी, उसका उद्देश्य अलग था, मनुष्य के जीवन का परिदृश्य, उसका सब कुछ अलग था। तो अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब भी हम सोचना शुरू करते हैं, भारत के लोग, हम पंडित नेहरू ने जो सिस्टम डेवलप किया, हम वहीं से शुरू करते हैं कि हम यहीं से शुरू हुए और भारत यहीं से बना, और भारत की समस्याएं यहीं से पैदा हुई और भारत की समस्याओं के कारण यहीं थे। तो लेकिन मैं अभी जो पंचायती राज का जो विषय चल रहा है, मुझे लगता है कि उसके जो बेसिक में था, जो मूल में था, वो मेरे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य था। और उसी बात में एक सामाजिक निर्माण, समाज की सफलता, समाज की सुव्यवस्था भी जुड़ी हुई थी, जिसका आधार धर्म तत्व था। तो मैं इस पे थोड़ी सी बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इसका जो व्यवस्था थी वो बड़ी श्रेष्ठ थी। ऐसा नहीं है, अभी एक सज्जन कह रहे थे, पवन जय जी बोल रहे थे कि गांधी जी ने जिस पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया, वो गांधी जी से पहले हमारे देश में पंच परमेश्वर कहा जाता था। तो ये पंच परमेश्वर जो थे, एक भाई साहब बोल रहे थे कि परिवार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो समाज अपना आप सुदृढ़ हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। और वो जो हमारा, भैया आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। आ रही आवाज। जी। तो जब हमारा जो वो पंचायती राज सिस्टम था, जो हमारे पंच परमेश्वर हुआ करते थे, केवल उन्हीं की बात, अभी तो उनकी बात मैं कह रही हूँ, वो लोग जब परिवार के अंदर जो परिवार व्यवस्था थी हमारी, वहां पे यदि कोई संतान अपने माँ बाप के प्रति अपराध करती है या चरित्रहीनता किसी में होती थी, तो वो उसको कंट्रोल कर देते थे। वहां का पंचायती राज सिस्टम जो था, उस पे कोई प्रशासन की या राजा की तरफ से जिम्मेदारी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी कि भाई आपको, जैसे आज सर्विस दे रही है पंचायती राज प्रधान के माध्यम से सरकारी योजनाएं, वहां कुछ नहीं था। वो पंचायती राज सिस्टम केवल समाज में अनैतिकता, बुराई के और पतन होने वाली चीजों को रोकने के लिए था, जो कि स्वेच्छा से खड़ा हुआ था। और उसके पीछे एक ही कारण था, धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म आपको आत्मबल देता है, मनोबल देता है। और जब आपके अंदर ये नहीं होता है तो आपका पतन हो जाता, आप लड़ नहीं सकते, धर्म आपके अंदर नहीं होगा। तो आज हम वही देख रहे हैं, हमारे सामने बलात्कार होते हैं और हम तमाशा देखते हैं। तो आज वो चीज हो रही है क्योंकि हमारे अंदर से आत्मबल जा चुका है, क्योंकि धर्म चला गया, हम सबके अंदर से हमारा नैतिक पतन हुआ, चारित्रिक पतन हुआ। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये पारिवारिक व्यवस्था को खुद ही सुदृढ़ कर देता था, दोषी को दंड दिया जाता था, उसका बहिष्कार किया जाता था, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाता था और सामाजिक अनुशासन को उसको मानना होता था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। इसके अलावा पंचायती राज सिस्टम के अलावा हमारे भारत में एक आम जनमानस की यदि बात करें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। नचिकेता एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपने पिता की अनैतिकता के लिए जो है ललकार देता है। लोगों ने अपने स्वजनों को नहीं छोड़ा। भरत का उदाहरण मिलता है, उन्होंने लगा कि मेरी माँ ने कुछ गलत किया है, अनीति का मार्ग अपना है, तो उन्होंने देखो कैसे विरोध किया। तो आम, छोटे छोटे आम जनमानस के अंदर धर्म था और बुराइयों को ललकारने की शक्ति थी। ऐसा था हमारा भारतीय, प्राचीन भारतीय समाज। तो ये जो चीज है कि पंचायती राज व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी, सर्वश्रेष्ठ थी। और भारत अपनी समस्याओं का समाधान करना जानता था, बुराइयों को रोकना, कंट्रोल करना जानता था। और इतने सहयोगी कोऑपरेटिव थे कि जैसे आज सरकार योजनाएं बांट रही है, उस समय के आम जनमानस सरकार पर निर्भर नहीं थे। वो एक दूसरे को, किसी के पास चावल नहीं है, किसी के पास जौ है, तो एक दूसरे से लेन देन कर लेते थे, घरेलू जो वस्तुएं होती हैं। तो वो मुझे लगता है कि श्रेष्ठ व्यवस्था थी। और एक बात पवन जय जी कह रहे थे कि बस मेरी बात समाप्त हो गई, कि गांधी जी ने नेल्सन मंडेला की तरह पद नहीं लिया, राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन गांधी जी 24 दिन भी, 26 साल नेल्सन मंडेला ने जेल काटी, गांधी जी 26 दिन भी जेल नहीं काट पाए। और गांधी जी ने जो ऐशो आराम का जीवन जिया, गांधी जी ने जो मतलब सुविधाएं भोगी, वो हमारे किसी ऋषि मुनि ने नहीं भोगी। जितनी स्त्रियों के साथ हर तरीके की चरित्रहीनता उन्होंने की,
तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और गांधी जी पंचायती राज सिस्टम के या लोक स्वराज्य के कोई निर्माण करने वाले भी नहीं थे, तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। जी, मेरी बात समाप्त हो गई। और कोई भाई अपनी बात रखे? हेलो। हाँ मोहन बाबू बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती व्यवस्था, तो सबका जो है अपना अपना मत और विचार आया। सभी बातें गंभीर हैं, चिंतन योग्य हैं। हम देखते हैं कि जब भी पंचायत किस लिए होगा, क्या बात है भाई, क्यों पंचायत है, तो जो हम लोग मानव समाज हैं जिसमें व्यक्ति है, परिवार है, गांव है, तो इसमें जो है तो कभी कभी दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है, कभी कभी घरेलू समस्याएं आती है, पति पत्नी की समस्या है, पिता पुत्र का समस्या है, भाई भाई का समस्या है, पड़ोसियों का समस्या है, संपत्ति की समस्या है। तो इस प्रकार से घरेलू समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं जो आती हैं और आने के बाद चाहे उनकी अज्ञानता में वो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या कोई उसको बहका फुसला देता है। समाज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज का आपका विकास हो रहा है, आपका परिवार आगे बढ़ रहा है, उसमें भी है कई जो हैं ईर्ष्या द्वेष रखने वाले हैं, वो आपके परिवार को तोड़ने के लिए, पिता पुत्र में, भाई भाई में संघर्ष कराने के लिए कई योजनाबद्ध साजिश रचते रहते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या आता है तो प्रथम तो अगर आप आपस में ही भाई भाई, बाप बेटा, पति पत्नी समझ लेते हैं और समझदारी से उसको निपटा देते हैं तो बहुत बढ़िया है। उससे अगर नहीं निपटता है तो अपने परिवार में जितने भी हैं भाई बंधु, चचा भतीजा, माता पिता, बुजुर्ग, उनके साथ बैठ करके निपटा लेते हैं तब भी अच्छा है। उससे भी नहीं निपटता है तो रिश्तेदारों को बैठा करके निपटा लेते हैं तो भी अच्छा है। अगर उससे भी नहीं निपटता है तो गांव में 10-5 ऐसे मानिंद बुजुर्ग अनुभवी हैं जो कि आपकी समस्याओं को समझा बुझाकर और आपके लिए सही मार्गदर्शन करके निपटा देंगे, वहां तक भी आपका ठीक है। लेकिन वहां नहीं हुआ तो आपको आपस में गाली गलौज, मारपीट होगा, झूठ सत्य जो है वो केस बनेगा, थाना जाइएगा, लड़ाई झगड़ा हुआ, घायल हुआ तो अस्पताल गए, फिर कोर्ट कचहरी के आप लंबे काल में अपना चले जाइए, लड़ते रहिए और बहुत लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक देहाती कहावत है कि भाई जिसका मुकद्दर जो है फूट जाता है
उसको अस्पताल और अदालत का चक्कर लग जाता है। जिस व्यक्ति को या परिवार को अस्पताल और अदालत का चक्र लगता है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती रहती है और चैन खत्म हो जाता है, और उसी में उनका अदालतें और अस्पताल में दौड़ते दौड़ते उनकी आधी जिंदगी समाप्त हो जाती है। फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। काहे कि भाई लोअर कोर्ट है, जज कोर्ट है, जिला जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सा आपको जो है लंबा प्रोसेस है। तो जहां तक पंचायती राज की व्यवस्था है, तो जब हम देखते थे, जब छोटे थे बचपन में, तो उस समय जब आजाद हुआ था, वो ब्रिटिश काल से ही पंचायतों को अधिकार था। है कि हम जब देखते हैं अपने गांव में, तो सरपंच और जो पंच चुने हुए बैठते थे, और कोई अगर जो सेंधमारी करता था, चोरी करता था, कुछ छेड़छाड़ किसी प्रकार का अगर अपराध करता था, तो वहां पर सरपंच जो है वो चौकीदार के माध्यम से कुछ दंडित भी करते थे, और उनको अधिकार था कि वो 24 घंटा के लिए रख करके अब फिर उनको थाना को सुपुर्द करते थे, और जो लिख करके पंचों के द्वारा भेजते थे उस पर जो है कार्रवाई होती थी। तो वैसी व्यवस्था में बहुत जो है वो स्थानीय स्तर पर ही बहुत सारी समस्या निपट जाती थी। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि न्याय के लिए जो है वो भय होना जरूरी रहता है। तो पहली चीज है कि एक तो ईश्वरीय भय होता है कि भाई अगर हम किसी प्रकार का अपराध कर रहे हैं तो ईश्वर ऊपर से देख रहा है, उसका नजर चारों तरफ है, तो हमको ऐसा भय जो है, ऐसी अपराध हमको नहीं करना है। दूसरा रहता है कि सामाजिक भय होता है कि समाज के लोग अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो दंडित होंगे, दंडित करेंगे हमको। और तीसरा जो है ये कानून का भय था। तो जब सरपंच का जो पंचायती राज में प्रथा था, तो ये सब डरते थे कि भाई चला जाएगा सरपंच साहब के पास में, तो हम अगर गलत करेंगे इसके साथ तो परेशानी में पड़ेंगे। तो ऐसी व्यवस्था उस समय थी। लेकिन जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जो अकबर, बाबर, बीरबल और जो गलत प्रकार का इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और सारी जो साहित्य और शास्त्र जो है वो पढ़ने के लिए हम लोग को दिए, और उसको पढ़ करके सब ज्ञानी हो गए। और जो समाज में रहता है, जमीनी स्तर पर देख रहा है कि किसका जमीन है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो जब ये पंच परमेश्वर किसी चीज का फैसला नहीं कर पाएंगे, जो वास्तविकता को देख रहे हैं, तो जो हजारों मील दूर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, वो क्या जिसे है वहां से देख करके वो क्या फैसला कर देगा। और जब हमें न्याय मिलेगा, अरे भैया जब हम थाना तक भी पहुंचने पाएंगे तब तो हमको न्याय मिलेगा। हमारे जो 70% आबादी है, जो छोटे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो जंगल में हैं, पहाड़ों के नीचे रह रहे हैं, नदियों के किनारे झोपड़ी जंगल जैसे भी रोज मजदूरी कर रहे हैं और खा रहे हैं, उनकी क्षमता कहाँ है। तो जब वो वहां तक पहुंचेंगे तब तो न्याय मिलेगा, वहां तक पहुंचेंगे ही तो न्याय कहाँ से मिलेगा। तो आज भी जो है
आप भी गांव में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। आए दिन जो है महीना में 2 गो 4 गो पंचायत हम लोग जहां भी है, कहीं पति पत्नी का विवाद आ रहा है, पिता पुत्र का विवाद आ रहा है, भाई भाई का विवाद आ रहा है, बंटवारे का विवाद आ रहा है, वो पहुंचते हैं और उनको बड़ा समझाइश करके और निपटारा किया जाता है। और जो यहाँ पर निपटा लेते हैं वो बड़ी खुशहाल है। हमने कई को देखा है कि हम लोग भाई मार्गदर्शन दे दिया, सही जो हम लोगों को लगता है, अगर तुम मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भाई जाओ अपना थाना पुलिस कोर्ट कचहरी है, लड़ते रहो, हमारे पास है। तो बहुत समस्याओं का समाधान आज भी पंचायती के माध्यम से हो रहा है। बल्कि हम तो कभी कभी समस्या ये भी देखे हैं कि हम लोग जब पंचायत से निपटा देते हैं तो इसमें जो थाना उना के दलाल इधर उधर रहते हैं, वहां जा करके जो है तो वो भी आता है कि साला हम लोग काहे के लिए हैं, जब वहीं पर निपटा देगा तो हैं, हम लोग यहाँ कर का किस लिए बैठे हुए हैं थाना में। वो कहना पड़ता है कि जाओ भाई कुछ अपना जो है, अब थोड़ा बहुत किए हो पनिष्ठ तो मिलेगा ही, कुछ सर सलामी दान दक्षिणा दे करके 16नामा अपना दोनों को करा लो। तो ऐसा भी जाते हैं सब, मुखिया उखिया होता है, बोल देता है आदमी, तो वहां पर 16नामा हो जाता है, तो भी वो खुशहाल है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो और भी हमारे सब साथी हैं, इस पर अपना बात रखेंगे। हमें जो हमारी जो थी, हमने अपनी बात को रखा। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। हाँ रामराज भैया बताइए। देखिए, पंचायत व्यवस्था की जो बात हो रहा है आज और कल में बहुत फर्क है। कल जो है, आज के 5-10 साल पहले लोग लड़ते झगड़ते, जगह जमीन का लड़ाई हो, खेती बाड़ी का लड़ाई हो, चरी का हो, आपसी में मारपीट हो, तो गांव में बैठ करके उसको जो है लोग निपटा देते थे। जिसमें गलती पाया जाता था उसको जो है लोग माफी मंगवा देते थे और वहां रफा सफा हो जाता था। जैसे अब पंचायत में जो अधिकार मिले थे उसको भी अमल होता था, लेकिन आज जितना पंचायत में अधिकार मिला है वो शून्य है। आपका खनिज विभाग हो, मारपीट विभाग हो, राजस्व विभाग हो, सब जो है अब विभाग कहेंगे कि वो राजस्व विभाग का है जमीन संबंधित, और जंगल संबंधित चाहिए तो वो जंगल विभाग का हो गया, खनिज का हो गया तो खनिज विभाग में। अब गांव में जो है लोग जो है दलाल जो दलाली करके वहां तक पहुंचाते हैं उनको कमीशन मिलता है। पुलिस विभाग में से मिल जाता है, खनिज विभाग से मिल जाता है, जो जिस विभाग से लगे हैं। इसलिए पंचायत व्यवस्था जो है चरमरा गया है। और जो पंचायत कर भी देता है तो ऊपर के जो बैठे हैं तहसीलदार साहब चले जाएंगे तो कभी पुलिस वाले चले जाएंगे तो बोलेंगे कि किस अधिकार से आप निपटा दिए गांव। तो लोग कहेंगे कि भाई गांव घर के हिसाब से निपटा दे। मान के चलिए अब जमीन आया, पटवारी नाप दिया, कागज में जो है नक्शा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो बाप दादा हम लोग का काटा हुआ है, गांव के लोगों को जो आरी बांधा हुआ है, वो तो गांव में आरी दिखेगा ना। लेकिन शासन जो है उसको नहीं देखता है। शासन जो है कागज का नक्शा को देखता है और उसके आधार पर लड़ाई करा देता है कि आपका तो जमीन वहां तक था, फलाना में चला गया। तो एक रोजी रोटी उनकी चलने लगती है। मान के चलिए घर में परिवार लोग लड़ गए आपस में दोनों, चाहे घर में माँ बाप लड़ गए या बेटा बाप लड़ गए, माँ सास लड़ गए, तो पहले बैठ करके इसको निपटा लिया जाता था। लेकिन आज बोलेंगे कि ये अपराध है, इसको निपटाने में आप जो निपटाए हैं पंच, वो भी सजा है उसका जो है अपराधी बन जाएंगे। इसलिए कानूनी प्रक्रिया है।
इस तरीके से कर करके समाज को जो है बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर एकदम बिल्कुल नीचे डाल दिया गया है। जिधर भी जाइएगा चारों भर जो है घेरा लगाया गया है और उस घेरा को लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। पहले मुश्किल से जो बड़े बड़े मर्डर हो जाता था, यहाँ तक कि जो जैसे 376 हो गया, चोरी हो गया, इसको भी निपटा देते थे गांव के लोग आपस में बैठ करके और बोलते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसको भी ये इतना दंड, ये क्षति किया है, इतना ये किया है ना, इसको 50,000 20,000 जो भी है। अभी 2-4 वो मामला ऐसा है जो निपटाया गया, आपसी संबंधित तो कर करके कैसा किसकी मामला जा रहा था तो उसको भी निपटाया गया। छूटा छूटी वाला भी मामला जो है वही गांव में निपटा दिया गया। जबकि पुलिस वाले लगभग लगभग वो 3-4 बार पुलिस में गए लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, और गांव के बैठक हुआ उसमें रफा सफा हो गया। तो अभी भी गांव का महत्व जो है अच्छा है, लेकिन उसको जो है ये जो ऊपर से वेतन और नीचे से घूस वाला जो चल रहा है ना, ऊपर गुलगुल और नीचे गुलगुल, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। यहाँ तक कि एक आदमी अगर कुछ भी क्राइम किया है तो और लोगों को नाम जोड़ दिया जाता है कि कुछ लोगों का नाम, जेल तो भेजना ही है एगो के, लेकिन और लोगों का नाम जोड़ करके कुछ पैसा खाने का उपाय कर देते हैं कि आप अब नाम कटवाओ भाई, 10,000 रुपया दे दो, 5,000 दे दो, इस तरीके से। अब ये बताइए, जमीन तो आज नहीं लोग काटे छुपे हैं, वो बाप दादा लोग जो है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस समय सर्वे हुआ, और फिर अभी जो है वो क्या बंदोबस्त हुआ, बंदोबस्त में इधर उधर हो गया। तो जानबूझ करके बंदोबस्त को इधर उधर करते हैं, अगर सब सही कर दें तो कौन उनको पूछेगा। इस तरीके से पहले जो है पंचायत वाले जो है जाति प्रमाण पत्र दे देते थे, उसका महत्व हो जाता था कि चलो भाई मान्य हो जाता था। और आज जो है जाति प्रमाण पत्र अगर गांव वाले देते हैं तो बोलेंगे ना 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 ना, इसका सर्वे सेटलमेंट में क्या है, वो तहसीलदार उसको जांच करेगा, उसको जो है वो सर्टिफाई उसका कर्मचारी करेंगे, तब जाके जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी 6 महीना के लिए बनेगा। और 6 महीना के बाद अगर आजीवन बनाना है तो उसके लिए फिर प्रक्रिया 6 महीना का जो बनेगा जाति, उसको फिर एसडीएम को दीजिए तो फिर अस्थाई बनेगा वो। इस तरीके से बहुत से बातें हैं, जैसे मुरुम है, बालू है, मिट्टी है, ये तो पंचायत अपना व्यवस्था के हिसाब से कहाँ क्या करना है उसको, लेकिन नहीं नहीं, बालू है तो ऊपर बसे आ जाएंगे और ये अपराध हो रहा है। गांव में घर बनाएंगे, बोल्डर की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है, बालू की जरूरत है, वो सब ऊपर से ही वो सिस्टम बना लिए हैं। अब उसको क्या है, विभाग जो है, पहले पहले क्या था कि जो लोग नौकरी, जो एकदम गिरे हुए लोग थे वो नौकरी करते थे, और मध्यम लोग खेती में करते, और जो सबसे उत्तम खेती था। लेकिन आज जो है बड़े बड़े लोग एसी में रहने वाले नौकरी के लिए जो है पैसा लेके 10 लाख 20 लाख रुपया घूम रहे हैं, और गरीब आदमी को तो भगवान से भेंट हो जाएगा, यहाँ से जब आप निकलिएगा रामानुज जाते तक 10 जगह भगवान का मंदिर मिल जाएगा। लेकिन नौकरी जो है दिल्ली बम्बई कहीं भी घूम जाएंगे, सरकारी नौकरी मिलना बड़ा दिल्ली दूर है। और पहले जबरदस्ती सरकारी नौकरी देते थे लोग, और लेकिन करना पसंद नहीं करते थे। और आज जो नौकरी कर रहे हैं, एक आदमी नौकरी करेंगे तो 10 लोग उससे जीव का जो है उनका चलेगा। और आज 10 आदमी अगर किसानी और काम कर रहे हैं तो भी जो है उसका रोजी रोटी चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि जो सरकारी रेट है वो 245 रुपया है, मतलब 250 रुपया मानिए उसको है। और एक आदमी का कितना है, सरकारी वाला जो कर्मचारी है उनका लगभग 3,000 2,000 जैसा है वैसा, 1,000 जैसा है वैसा उनको मिल रहा है। इस तरीके से सिस्टम को बिल्कुल मतलब कचड़ खाना में डाल दिया गया है। अब ये पता नहीं कि क्या होगा। जैसे एक समय था, हम लोगों को लगता था कि अब भ्रष्टाचार तो एकदम सीमा पार कर देगा, अब जिंदगी में सुधरेगा ही नहीं। लेकिन परम अथी आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसा सिस्टम लगा दिया
कि सब कुछ ऑनलाइन दिखने लगा। किसके पास कितना पैसा है, किसके पास जमीन है, किसके पास सोना चांदी है, हर चीज दिखने लगा। और भ्रष्टाचार में जो है कुछ जो है मतलब लगाम लगना चालू हो गया है कि वो जो है सरकार के अथी में अब चुपके चोरी करते हैं, जो सरकार से छुप करके। इस तरीके से बहुत से बातें हैं। और आज भी अगर गांव में अगर फैसला हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लोगों को वहीं तक सीमित हो जाता है। आने जाना कहाँ, टाइम छोड़ करके जो है कोर्ट कचहरी जाइए, समय बर्बाद होगा। 4 साल 5 साल, यहाँ तक कि जो आदमी केस लड़ रहा है वो तो मरिए गया, उसका बेटा भी लड़ रहा है, वो भी समाप्त हो गया। पता चला कि नाती जब आया तो फैसला आता है। ये सब बातें हैं। मेरा सब यही समाप्त होता है। नमस्ते सभी साथियों के लिए। आज का चौथा नंबर जिसमें कहा गया है कि मतलब जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति ही ज्ञानी हो। ये बात वास्तव में सही है। मतलब शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी तो होता ही है, उसके मतलब उसे मतलब जब पढ़ लिख जाता है व्यक्ति तो उसे ये पता रहता है कि हमारे देश में कितने जिले हैं, कितने राज्य हैं, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, तो उसे काफ़ी नॉलेज हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि अशिक्षित जो अनपढ़ व्यक्ति है वो पढ़े लिखे को भी फेल कर देता है। तो मतलब यहाँ जो है अंबेडकर और नेहरू जी, मतलब उनका कहना था कि शिक्षित शिक्षित व्यक्ति ही न्याय कर सकता है, अनपढ़ व्यक्ति नहीं। तो ऐसी बात नहीं। हमारे देश में गत वर्षों में, प्राचीन समय में शिक्षा का विस्तार विशेष नहीं था। तो गांव में जो पंचायत हुआ करती थी, कोई मर्डर है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, मतलब ज़्यादातर मामलों को अशिक्षित व्यक्ति जो समझदार थे, 5 व्यक्ति बैठते थे फैसला करने के लिए। मतलब उनको पंच परमेश्वर भी बोला जाता था। जो डिसाइड वो कर देते थे, जनता को वो मान्य हो जाता था। लेकिन अब छोटे छोटे झगड़ों जब हो जाते हैं तो गांव स्तर पर भी वो मामले नहीं निपटते। गांव वाले नहीं मानते तो ऐसे लफड़े जो है वो पुलिस ही काटती है। और पुलिस क्या करती है, दोनों पक्षों से ले दे के डांट फटकार के समझा बुझा के वो फैसला कर देती है। दूसरी बात यह है कि शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, हमारे देश में नेता भी शिक्षित हैं। पहले इलेक्शन होते तो मतलब एमएलए एमपी अंगूठा टेक, मतलब अनपढ़ आदमी भी उन्हें वोट मिल जाता तो वो नेता बन जाते। लेकिन अब अधिकांश नेता शिक्षित हैं। और शिक्षित जिस प्रकार से हमारे देश में भ्रष्टाचार हो, तो चाहे वो अधिकारी है, किसी भी विभाग में बहुत से, मतलब चाहे वो सिंचाई विभाग है या शिक्षा का विभाग है, तमाम विभाग ऐसे हैं जो शिक्षित व्यक्ति मतलब एक प्रकार से मतलब जनता को भी लूटता है और शासन का भी शोषण करता है। शासन को मतलब तमाम सरकार जो है मतलब उनको तनख्वाह दे रही है पूरी पूरी, फिर भी जो है जनता से वो मतलब किसी प्रकार से छोटे छोटे मामलों में मतलब रिश्वत लेके अपनी पॉकेट भरते हैं। तो कहने का भाव यह है कि शिक्षित व्यक्ति देश को लूट रहा है, जबकि शिक्षित व्यक्ति जो है थोड़ा डरता है, भयभीत होता है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति न पुलिस से डरता है। जो नौजवान लड़के हैं बैंकों को भी लूट लेते हैं, ताला तोड़ के दिन दहाड़े गोलियां बरसा के तमाम बैंकों को लूट लेते हैं। तो इस तरह से शिक्षित लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं और देश को भी लूटते हैं। तो बात रही ज्ञान की, खैर शिक्षा से ज्ञान तो बढ़ता ही है हर व्यक्ति की। जब बालक किशोरावस्था में पढ़ता है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। वो जब बुद्धि का विकास होता है, धीरे धीरे वो हाई स्कूल करता है, इंटर करता है, बीए करता है, एमए करता है, तो उसे जैसे जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करता है वैसे ही वैसी नॉलेज बढ़ जाती है उसे। हमारा देश क्या है, विश्व क्या है, सारे विश्व में कितने देश हैं,
कहाँ किस देश का कौन प्रधानमंत्री है, तो सारी मतलब जानकारी एक शिक्षित व्यक्ति को हो जाती है। अनपढ़ व्यक्ति समझदार तो होता है और परोपकारी भी होता है, अधिकांश व्यक्ति परोपकारी मिलेंगे, लेकिन शिक्षित व्यक्ति को जितनी जानकारी होती है अपने देश के बारे में, समाज के बारे में, संपूर्ण मतलब राष्ट्र के बारे में, विश्व के बारे में जितनी जानकारी एक शिक्षित व्यक्ति को हो जाती है, उतनी जो है एक अनपढ़ व्यक्ति को नहीं हो सकती। नेहरू और अंबेडकर का जो कहना था कि शिक्षित व्यक्ति ही न्याय करेगा, ऐसी बात नहीं, कहीं कहीं अनपढ़ व्यक्ति भी न्याय कर जाते हैं और शिक्षित व्यक्ति जो है वो न्याय नहीं कर पाता। बस इतना ही कहूंगा। और कोई भाई अपनी बात रखे? बड़ी भैया अच्छी जी मैं चर्चा हुई। वैदराज आहूजा। हाँ भाई सब। एक मिनट। पंचायती जो न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के कालखंड में कैसी थी, अंग्रेजों से पहले कैसी थी, ये तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ और दलीय प्रणाली मजबूत होने लगी, तो प्रत्येक गांव में जो न्याय व्यवस्था थी ना, वो लगभग अंग्रेजों के समय की, उस समय जो जो छूट मिली हुई थी ना, उस समय भी मिली हुई थी देश आजाद होने के बाद में। गांव के कोई वरिष्ठ नागरिक वगैरह सब, ये उनके पास में लोग इकट्ठे होते थे, गांव आसपास के क्षेत्र के लोग भी इकट्ठे होते थे और किसी मामले को सुलझाते थे। दलीय व्यवस्था ने इन्हीं नागरिकों का उपयोग करते हुए अपने दल के पक्ष में जब फूट डाल दी, तो लोगों के स्वार्थ जागने लग गए और लाभ लेने लगे, राजनीतिक लाभ। तो दलीय ये पंचायती न्याय व्यवस्था अपने आप ही टूट गई। मैं नहीं मानता कि उस समय भी भाई भतीजावाद या भेदभाव नहीं होता रहा होगा न्याय व्यवस्था में। उस समय भी होता था और आज भी सक्षम लोग अन्याय को अपने पक्ष में करवा लेते हैं। लोगों के पास में विकल्प होना चाहिए। हमारे मार्गदर्शन सामाजिक सोच संस्थान द्वारा मुनि जी ने जो सुझाया है कि यदि दो इकाइयां आपस में विवाद के मामले पंचायती स्तर पर सुलझाना चाहे ग्राम स्तर पर, तो ग्राम में ही सुलझा लें, या जो केंद्रीय व्यवस्था है उसका उपयोग करना चाहे तो उसका उपयोग कर लें, वही मेरे को उचित लगता है। बाकी जो सक्षम लोग हैं या उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, वो अन्याय कर तो जाते थे। ये तो हमने देखा है अपने गांव में भी। सभी के साथ में न्याय हो जाता था ऐसा है नहीं। भेदभाव उस समय भी हुआ करता था, पहले भी हुआ होता रहा होगा। लेकिन पंचायती न्याय व्यवस्था जो है ना, जो ठीक से जो बननी चाहिए, वह सुझाव महात्मा गांधी जी या न्याय व्यवस्था जो हमारे मुनि जी ने जो दी है, मेरे को तो वह उचित लगती है। मार्गदर्शक सामाजिक सोच संस्थान के द्वारा ग्रामीण न्याय व्यवस्था के बारे में मुनि जी ने जो बताया है, वो मेरे को उचित लगता है। बस इतना ही कहना। ठीक। और किसी भाई को कुछ कहना हो, किसी से कोई प्रश्न हो? एक प्रश्न है हेलो। ज्ञानेंद्र जी। हाँ माता प्रसाद जी बताएं। प्रश्न है, शिक्षा क्या है और ज्ञान क्या है? क्या है दोनों में अंतर? जी जी जी। विपुल अरे बबलू केसरवानी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था पर काफी चर्चा हो गई। हमारे दो साथी अपनी अपनी बातों को रखे। एक में नीता जी ने एक प्रश्न डाला था कि गांधी जी कितने दिन जेल में रहे, और एक हमारे अभी भाई साहब वो सांसद पर बोल रहे थे कि निरक्षर लोग भी सांसद हैं। तो दो चीज का मैं जानकारी इकट्ठा किया। तो गांधी जी को लमसम भारत में 5 वर्ष से अधिक समय तक इनको जेल हुआ। अगर डिटेल जानना चाहें तो मेरे पास डाटा है, वो मैं बता दूं।
इनको हुआ असहयोग आंदोलन में मार्च 1922 में जेल जाना पड़ा और 2024 में रिहा हुए, 730 दिन की जेल हुई। उसके बाद इनको नमक सत्याग्रह में मार्च 1930 में जेल जाना पड़ा 270 दिन के लिए और 1931 में इन्होंने वहां से रिहा हुआ। गोलमेज सम्मेलन में इनको जनवरी 1932 में जेल जाना पड़ा और अगस्त 32 में ही 180 दिन में समथिंग 5-6 माह के बीच में एक डेट डाटा आगे पीछे हो सकता है, ये रिहा हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में इनको गिरफ्तार किया गया अगस्त में और मई 44 में ही रिहा हुए। तो इस प्रकार से डाटा लगभग जोड़ने से करीबन 4-5 साल के बीच बनता है। और अभी हमारे एक भाई साहब सांसद के बारे में पूछ रहे थे, तो कुछ सांसद तो निरक्षर थे, मगर अधिकांश सांसद का मैं देख रहा हूं कि लमसम 12वीं पास ही सांसद हैं हमारे। कम पास के सांसद जनरली नहीं है, एक आध दो को अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। बात हुई पंचायती राज व्यवस्था का, तो मैं देखा जो छोटे मामले हैं, मुनि जी का ठीक योजना है, वो जो छोटे मामले हैं उसको तो पंचायत स्तर पर निपटाया जा सकता है, मगर जो बड़े मामले हैं अब यदि कोई न माने तो आगे तो अपील में जाएगा ही, उसे हम रोक तो सकते नहीं है। जो छोटा छोटा मामला जो ग्राम पंचायत में निपटाया जा सकता है उसे तो निपटाया जाए, मगर जो बड़े मामले हैं उस मामले को पंचायत के हैंडओवर नहीं किया जा सकता है। जनरली ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर सारे अधिकार पंचायत को दे देंगे तो पता चला कि हमारे कई प्रांत हैं वो अपना शासन चलाने लगेंगे। यदि मान लीजिए पंजाब के खालिस्तानी चाहे कि भाई हम भारत में नहीं रहेंगे, वहां के पंचायत जो है वो घोषणा कर दे, तो क्या भारत सरकार मान जाना चाहिए भारत सरकार को? या बंगला जो है पश्चिम बंगाल के जो पंचायत वाले वो घोषणा कर दें कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम बांग्लादेश में सम्मिलित होना चाहते हैं या अलग में रहना चाहते हैं, तो क्या मान जाना चाहिए सरकार को? इस प्रकार से एकाधिकार तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, जो छोटे सामाजिक मामले हैं, जो छोटे मोटे झगड़े हैं, इनको पंचायत का अधिकार दे देना चाहिए सरकार को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को भी और आम जनता को भी राहत मिल जाएगा। बाकी मुनि जी का योजना काफी अच्छा है, छोटे मामलों में तो इसको प्रशंसा के योग्य है, इस पर सरकार को विचार गंभीरतापूर्वक करना चाहिए था। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात। और कोई भाई कुछ कहना चाहे? माता प्रसाद जी का एक प्रश्न था कि शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है। कोई भाई क्या इस विषय पर कुछ बोलना चाहेगा? आदरणीय जी, मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है। बताइए भाई साहब। शिक्षा एक प्रकार शिक्षा हमें मिलती है, जैसे हम 5वीं 8वीं 10वीं का तो हमें उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये शिक्षा ग्रहण कर ली है। जैसे किसी ने ITI कर रखी, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई MBBS कर रखी, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसका डिप्लोमा मिलता है। मगर ज्ञान का कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं रहता है। ज्ञान मनुष्य के द्वारा प्राप्त, दूसरों के माध्यम से या अपने माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और शिक्षा भी ऐसी ही रहती है, मगर उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने ये ग्रहण कर रखा है, आप ये काम कर सकते हो। और ज्ञान का वो ज्ञान का अपने द्वारा ही या सीखने के माध्यम से होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जिसे मानते हैं वो ज्ञान शिक्षा है और जिसे जान लेते हैं वो ज्ञान है। ये भी बात ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि शिक्षा का, मेरी समझ से जो मुनि जी लिखे हैं मैं उन्हीं में से ही बता रहा हूं। शिक्षा का चरित्र पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि स्कूली शिक्षा बालक द्वारा अन्य माध्यमों से प्राप्त चरित्र का विस्तार करती है, लेकिन यदि चरित्र का बीजारोपण जो दुष्चरित्र के रूप में हुआ हो तो स्कूली शिक्षा उसे सच्चरित्र में नहीं बदल सकती। यानी कि अगर किसी के व्यक्ति के अंदर चरित्र का बीजारोपण दुष्चरित्र के रूप में हुआ हो, घर पे सिखाया जा रहा हो कि हत्या करना अच्छी बात है,
उसको स्कूल में ये नहीं बताया जा सकता कि किसी की हत्या करना गलत बात है, किसी का झूठ बोलना गलत बात है। बताएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान का संबंध विवेक और आत्म स्वाभिमान से है। जो व्यक्ति चरित्र पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, जो व्यक्ति के चरित्र पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, ये दो बातें मुझे ऐसे फौरी तौर पे समझ में आई है, याद में आया, मैंने वो बता दिया। और किसी भाई को कुछ कहना हो, किसी से कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। हेलो। हाँ मोहन बाबू। देखिए, जो शिक्षा और ज्ञान की बात है, तो शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं वो शास्त्र सम्मत होता है। जो पूर्व में हमारे जो भी महापुरुष हैं वो अपनी बातों को जो भी शास्त्रों में लिख दिया है, उसी को हमारे जो शिक्षा विभाग है या हमारी जो सरकार है उसको शिक्षा के रूप में देती है, और उसी से उस विद्यार्थी के का आकलन किया जाता है। वह शिक्षा जो है वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। वह शिक्षा जो है आज के देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसकी प्रासंगिकता जो है वो खत्म हो गई हो, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। शिक्षा जो है वह राजा महाराजाओं किसी का भी गुणगान के लिए भी होता है। शिक्षा जो है आज की जो शिक्षा प्रणाली को हम देख रहे हैं वो पूरा शिक्षा प्रणाली व्यवसायिक हो गया है और केवल रुपया कमाने का एक माध्यम जो है शिक्षित व्यक्ति बन गया है। उसको सही ज्ञान, चरित्र अचरित्र, न्याय अन्याय उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ज्ञान है वो भूत का अनुभव और वर्तमान में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उनका रिसर्च, उनकी खोज, और भविष्य में जो है ये समाज को अच्छी व्यवस्था देने में कारगर हो, इन सारी अनुभवों का जो निचोड़ निकाला जाता है, जितना सत्य के नजदीक पहुंचा जाता है, वो जो है सो ज्ञान होता है। ज्ञान में कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, अहंकार किसी प्रकार का नहीं होता है। लेकिन शिक्षा में ये सारी चीजें होती हैं। ज्ञान के लिए शिक्षा एक बहुत ही सहायक माध्यम है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मेरा ऐसा सोच है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। भैया मैं कुछ और इस कोई पे भाई? कहना चाहूंगा। हाँ पवन जी भैया बताएं। देखिए, शिक्षा शिक्षक बनाती है और शिक्षित बनाती है। ज्ञान गुरु बनाता है और चेला बनाता है। शिक्षा जो है आपको आचार्य बना सकती है और विद्यार्थी बना सकती है। इसमें व्यक्ति में स्वयं का सुधार हो यह कोई जरूरी नहीं। इसमें वह दूसरे को उपदेश देता है। ये मूर्ख व्यक्ति भी जो है आचार्य और विद्यार्थी हो सकते, लेकिन ज्ञान जो होता है वो गुरु और शिष्य का निर्माण करता है। इसमें ज्ञानी होना आवश्यक हो जाता है। जो स्वयं आत्म सुधार करता है उपदेश यदा कदा देता है। शिक्षा और ज्ञान में ये जो है विशेष अंतर है जो मेरी समझ में है, जिसे मैं पकड़ पाया हूँ। धन्यवाद।
और किसी भाई को कुछ कहना है? ठीक है। कल का विषय दो घटनाएं हुई हैं। एक तो मान के चलिए ये नेपाल और फ्रांस में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, और एक चार्ली कर्क की हत्या। इन दोनों में से कोई एक विषय पर तय करके कल ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसी विषय पर कल चर्चा हो जाएगी। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संजय जी, मीटिंग समाप्त कर दीजिए। हेलो हेलो हाँ नीता जी। भैया, मुझे एक बात बोल दिया है। मैं आज बोली, मैं पवन जी को कह रही हूँ ये बात कि मैं उनका नाम लेके बोल रही, तो मतलब मेरा अपना मत है, अपना विचार है, उनका अपना मत है, मतलब इसको ऐसे ना ले कि मैं उनको ही बोल रही हूँ। नहीं, ठीक बात है। मैं भी इस बात को बीच में महसूस किया था, लेकिन जी अपनी बात कहते समय हम किसी को इंगित ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बात है, पवन जी समझदार है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, संजय जी समाप्त समझदार कर था। दीजिए। जी।